जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज हमारी सफल सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे जीएस से संबंधित यानी कि जनरल स्टडीज़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी फर्म यानी कि यदि किसी कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है, तो कंपनी या फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल मजदूरी और वेतनों को क्या माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंशतः नियत और अंशतः परिवर्ती लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इससे जुड़े आप कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा, जैसे कि अगर आपसे पूछे लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, इसका जो गठन है, तो ध्यान रखिएगा लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद आर्टिकल 315 में है। और राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य प्लस उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर सकता है। वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ध्यान रखिएगा 316 के क्लॉज 1 के तहत जो राष्ट्रपति है वो लोक सेवा आयोग के सदस्य और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति करता है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखना चाहता है। यह कथन किसका है। ध्यान से देखिएगा, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। तो ये कथन जो है ऑप्शन ए लास्की, बी मैकाइवर, सी जे.एस. मिल या डी मैकियावेली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लास्की। ध्यान रखिएगा, एक सिद्धांत था अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा कि अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने दिया था। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत जो था वो मार्क्स ने दिया था। मार्क्स ने क्या था इस सिद्धांत के अंदर, इस सिद्धांत पे उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को बताया था। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा उत्पन्न मूल्य तथा उसे प्राप्त मजदूरों का अंतर होता है, जो अतिरिक्त मूल्य रहता है। तो इसको ही मार्क्स ने अपने सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में बताया था। फिलहाल हमसे इसमें केवल इतना पूछा गया है कि कोई राज्य जो उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है, ये किसका कथन है, तो ये कथन लास्की का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली बेशी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी, अरे यार मैंने गलत बता दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज हमारा सफल सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम जनरल स्टडीज़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, यदि किसी फर्म कंपनी को कहा जाता है, तो यदि किसी फर्म या कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी सदस्य या बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है, तो फर्म यानी कि कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल मजदूरी और वेतन को क्या माना जाना चाहिए। ऑप्शन ए परिवर्ती लागत, बी नियत लागत, सी अंशतः नियत और अंशतः परिवर्ती लागत, या डी ना तो नियत लागत और ना ही परिवर्ती लागत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंशतः नियत और अंशतः परिवर्ती लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश या डी विधि कानून मंत्री। तो ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर
आप इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स और भी याद रख सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछे लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो लोक सेवा आयोग का गठन आर्टिकल 315 में 315 में आता है। और राष्ट्रपति न केवल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा बल्कि वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। और लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा वो आर्टिकल हो जाएगा 316 का क्लॉज 1। ध्यान रखिएगा 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं संघ लोक सेवा आयोग से। एक तो आर्टिकल 315 और दूसरा आर्टिकल 316 क्लॉज 1। आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग का गठन है और 316 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्लस उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? ए लास्की, बी मैकाइवर, सी जे.एस. मिल, डी मैकियावेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रणाली बेशी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? ए पूंजीवाद, बी व्यक्तिवाद, सी आदर्शवाद या डी साम्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूंजीवाद। इससे जुड़ी आप एक बात याद रखिएगा, एक सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत जो दिया था वो दिया था मार्क्स ने। इस सिद्धांत में उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को बताया था और उन्होंने ये सिद्ध किया था कि किस प्रकार पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा उत्पन्न मूल्य तथा उससे प्राप्त मूल्यों का अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, खासकर अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने दिया है, तो वो मार्क्स ने दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? ऑप्शन है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी लोकतंत्र, डी सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य पूछा गया है। ऑप्शन ए नियमों या कानूनों को अधिनियमित करना, ऑप्शन बी न्यायिक मामलों को कार्यान्वित करना, ऑप्शन सी कानूनों को कार्यान्वित करना या ऑप्शन डी केंद्रीय प्रशासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नियमों या कानूनों को अधिनियमित करना। विधानमंडल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अगर आपसे पूछे तो विधानमंडल आता है 168 आर्टिकल के अंदर। इसे राज्य की विधायिका बोलते हैं। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। विधानमंडल का आर्टिकल है 168, विधान परिषद का आर्टिकल होता है 169 और विधानसभा का जो आर्टिकल रहता है वो 170। तो इतने क्वेश्चंस आप इससे ध्यान रखिएगा। जो विधानमंडल रहता है उसका काम क्या होता है? कानूनों को अधिनियमित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला या ऑप्शन डी काशी। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे वो श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत में गुजारे थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे देश में मौर्य वंश की स्थापना की थी और मौर्य वंश की स्थापना जब चंद्रगुप्त मौर्य
का भारत में जब एंट्री हुई थी तब यहाँ पर नंद वंश का शासन था। उस वक्त नंद वंश का जो राजा था घनानंद शासन कर रहा था। घनानंद, इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे देश में मौर्य वंश की स्थापना करी थी। जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म को अपना लिया था, और इन्होंने जिनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी उनका नाम था भद्र बाहु। और इन्हीं के साथ वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत में चले गए थे और वहाँ पर खाना पीना त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इस तरीके से आप चंद्रगुप्त मौर्य से इतनी बातें याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु इस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए है 438 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 453 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 468 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी 483 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 483 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म था वो नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वो कुशीनगर में हुई थी। जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ और बातें। अगर आपसे पूछे इनके पिता का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था और इनके पिता का जो कुल था ये किस कुल के थे तो ध्यान रखिएगा शाक्य कुल के थे। ध्यान रखिएगा ये किस कुल के संबंधित थे, शाक्य कुल से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे इनकी माता का कुल पूछेगा तो इनकी माता का जो कुल था वो कोलीय कुल से संबंधित थी। कोलीय कुल से संबंधित थी। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। इतने पॉइंट्स आप इनसे याद रखिएगा, इनके बारे में कभी डिटेल में हम पूरा बताएंगे। नेक्स्ट है, बर्मा का नया नाम म्यांमार है, इसकी नई राजधानी क्या है? ए अराकन, बी रंगून, सी आवा, डी नेपाइडो। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो वर्तमान में जो राजधानी है म्यांमार की वो ऑप्शन डी नेपाइडो हो जाएगी। ध्यान रखिएगा बर्मा जो था, ये क्वेश्चन भी आता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो बर्मा था। तो इसी से जुड़े मैं आपको कुछ और प्रश्न भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछे सियान किसका प्राचीन नाम है, या फिर सिलोन किसका प्राचीन नाम है, तो सियान जो है वो थाईलैंड का प्राचीन नाम है और सिलोन जो है वो श्रीलंका का प्राचीन नाम है। और एक नाम आपने सुना भी होगा, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम है? तो जो वर्तमान में इराक है उसी का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। इतने क्वेश्चन आप इससे याद रखिएगा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है। ए कांची, बी मदुरई, सी श्रवणबेलगोला और डी रामेश्वरम। इससे जुड़ी बातें अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी चंद्रगुप्त मौर्य वाले में। तो जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो सी श्रवणबेलगोला में स्थित है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं?
तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, इससे जुड़ी फैक्ट्स। तो इसमें जानते हैं अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेख ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगर आपसे पूछे अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी, तो अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में फ्रैंथलर ने की थी, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाया था। तो इसके शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ा किसने था, तो उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेखों को समझा था। इनके जो अशोक के टोटल शिलालेख हैं वो लगभग 14 शिलालेख हमारे देश में उपस्थित हैं। ध्यान रखिएगा, अशोक के कितने शिलालेख हमारे देश में उपस्थित हैं, तो 14 शिलालेख हैं, जिसमें से जो 13th शिलालेख है वो कलिंग के युद्ध से संबंधित है। कलिंग के युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है या कहलाती है। ऑप्शन ए चैड, बी टिटिकाका, सी टोबा या डी न्यासा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिटिकाका झील। टिटिकाका झील ध्यान रखिएगा दो देशों के मध्य स्थित है, पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया के बीच है टिटिकाका झील, ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये विश्व की सबसे ऊंची झील भी है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी झीलों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे, खारे पानी की झील है तो वो हो जाएगी कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो हो जाएगी सुपीरियर झील। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे गहरी झील तो वो हो जाएगी बैकाल झील। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी झील तो वो हो जाएगी टांगानिका झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हारमटन या हारमटान उड़ती हैं। ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर या डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ध्यान रखिएगा हारमटन हवाएं जो शुष्क पवनें होती है ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ध्यान रखिएगा ये जो पवनें हैं ये सहारा से गिनी तट की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो इतना आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटलांटिक या फिर अंध महासागर। ये विश्व का व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है। ऑप्शन ए पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी एल्पाइन शंकुधारी वन या डी मैंग्रोव वन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। केरल में जो नीरव घाटी भी आप याद रख सकते हो कि नीरव घाटी पूछेगा कहाँ पर है तो केरल में है, और वहाँ पर जो वन प्रकार पाए जाते हैं वो कौन से प्रकार के वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबसे पूर्वी चोटी, सबसे पश्चिमी चोटी है, सबसे उत्तरी चोटी और सबसे दक्षिणी चोटी अगर आपसे पूछे तो वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए भारत की सबसे पूर्व में जो चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के उत्तर में सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत की सबसे पश्चिमी चोटी जो है वो गुरु शिखर है
गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी भी है। और सबसे दक्षिणतम जो चोटी है वो आप ध्यान रखिएगा, उसका नाम है इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ, जिसे हम कार्डेमम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूती रेशे होते हैं। ए, बीजों के अधिचर्मी रोम, जड़ों से काष्ठीय रेशे, जड़ों के फ्लोएम रेशे, या डी, स्तंभों के वल्कच रेशे। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज में साइंस के क्वेश्चन भी ऐड होंगे, जो कि वन दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो साइंस का देखिए, आ ही गया है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजों के अधिचर्मी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिराविन्यास दर्शाता हो, यह है ऑप्शन ए, सिला, बी, स्माइलैक्स, सी, एलो, या डी, एलियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्माइलैक्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफेनिक्स क्या है? जीनों का हेरफेर, ऑप्शन बी, प्रजाति का सुधार, ऑप्शन सी, जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अध्ययन, या ऑप्शन डी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा संदोष आनुवांशिकता का उपचार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा संतोष आनुवांशिकता का उपचार। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिनियोलॉजी किससे संबंधित है? ए, मधुमक्खी पालन, बी, एफिडों का अध्ययन, सी, मकड़ियों का अध्ययन, या डी, बरूथियों का अध्ययन। तो ध्यान रखिएगा, जो एरिनियोलॉजी है वो है मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। इसी के साथ आप कुछ और फैक्ट्स भी याद रखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछे जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को, तो जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। अगर आपसे पूछे मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को, तो ध्यान रखिएगा पेडोलॉजी। अगर आपसे पूछे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो सेल का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। और अगर आपसे पूछे ऊतकों के अध्ययन का, ऊतकों यानी कि जिसे हम टिश्यू बोलते हैं, उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। इतने क्वेश्चन आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नरलिंग हार्मोन है, इनमें से कौन सा जो मेल सेक्स हार्मोन है? ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन, बी, टेस्टोस्टेरोन, सी, इंसुलिन, या डी, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखिएगा, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। इसी के स्थान पर अगर आपसे फीमेल सेक्स हार्मोन पूछा जाता तो वो एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। तो इतना आप इसे ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, यहाँ पर एक नाम दिया गया है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन है, अगर आपसे पूछे इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है हमारे बॉडी में, तो ध्यान रखिएगा पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं, अग्न्याशय या अग्नाशय बोला जाता है, पैनक्रियाज, उससे स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में, इंसुलिन हार्मोन की जो कमी से होने वाली डिजीज़ का नाम क्या है? मधुमेह रोग, मधुमेह, जिसे हम नॉर्मल भाषा में डायबिटीज़ बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है, ए 0, बी 0 से अधिक, सी 0 से कम, डी अनंत। तो परमाणु आपको पता ही होगा, परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही पूछ रहा है वो कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है, 0 से अधिक होती है, या कम होती है, या इन्फिनिट होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 से कम होती है। इसका एक
का जो उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, आप ध्यान रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो होता है उस पर इतना चार्ज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग है ऑप्शन ए 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, बी 3 इंटू 10⁸ मील पर सेकेंड, सी 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर डी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है प्रकाश की वेग। नेक्स्ट है, सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है ए 4 सेकंड, बी 3 सेकंड, सी 2 सेकंड, या फिर डी 1 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो इसका ऑप्शन है बाबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, या डी मोहम्मद शाह ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, ध्यान रखिएगा। और जहांगीर से जुड़ी आपको एक और बात याद रखनी है, सोने की जंजीर जो जिसे हम न्याय की जंजीर बोलते थे, न्याय की जंजीर वो भी किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी, सोने की जंजीर थी ये। जहांगीर का जो मूल नाम था वो सलीम था, सलीम था। तो इतने क्वेश्चन आप इससे याद रखोगे। नेक्स्ट है, गीत और नृत्य द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करने वाली एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति कौन सी है? जनजातियों से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे वो भारत की जनजाति हो, चाहे वो विश्व की जनजाति हो, या उत्तराखंड की जनजातियाँ हों। तो ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण राजस्थान की वो कौन सी शेड्यूल ट्राइब है जो गीत और नृत्य द्वारा अपनी आजीविका कमाती है। ऑप्शन ए मूर, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी गरसिया, या ऑप्शन डी माया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरसिया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, और हाइड्रोजन की जो खोज की गई थी वो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ऑप्शन ए सिसिली डेल्टा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ऑप्शन ए सिसिली डेल्टा, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी कैस्पियन डेल्टा, या ऑप्शन डी नेपोन डेल्टा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर आपसे कभी पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो हो जाएगा वो जाएगा माजुली द्वीप। ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप जो कि कौन से राज्य में? असम राज्य में है। और कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इतना आप इससे याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी टिहरी, या डी कालसी देहरादून से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी कालसी देहरादून में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो इनमें से किसे वर्ष 2009 में पद्म विभूषण मिला था? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा को।
तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में कुछ बातें आप और याद रखिएगा। जैसे कि अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो जन्म है वो हुआ था 9 जनवरी 1927 को मरोदा टीरी में इनका जन्म हुआ था। इनके पुरस्कारों से संबंधित अगर प्रश्न पूछे, जैसा कि यहाँ पर पूछा भी गया है कि इनको पद्म विभूषण कब मिला था, तो अगर आपसे कभी पूछे इनको, आपको मैं लाइन से कुछ सन बता रहा हूँ जिसे आप याद रखिएगा। जैसे कि सबसे पहले है 1981, 1984, 1985 और 2009, जो कि प्रश्न वहाँ पर पूछा ही है। तो जो 1981 में इन्हें दिया गया था पद्म श्री, ध्यान रखिएगा, जो कि इन्होंने लेने से मना भी कर दिया था। और 1984 में इन्हें दिया गया था राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। और 1985 में इन्हें मिला था वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, इतने पुरस्कार आप सुंदरलाल बहुगुणा से याद रखेंगे। सबसे पहले 1981 में पद्मश्री मिलता है, जो कि ये लेने से मना भी कर देते हैं। 1984 में इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। 1985 में इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण दिया जाता है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो ये थी मेरी आज की क्लास। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और जितने भी इसमें प्रश्न मैंने बताए और जो फैक्ट्स बताए वो आप सभी को पसंद आए होंगे। तो धन्यवाद एंड तक वीडियो को देखने के लिए।